चलिए बेटा, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक देखेंगे, ये चैप्टर आपको अल्टरनेटिंग करंट में नहीं मिलेगा। ये टॉपिक आपको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में नहीं मिलेगा। मैं बोल लूँ, है ना, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। ठीक है, कर सकते हैं आप आगे पीछे, उसको वहाँ पर भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फिनोमिना है, पूरा रिलेटेड है टू द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। बट क्योंकि मैंने नोट्स थोड़ा सा मिक्स बनाया, एनसीईआरटी की सीक्वेंस रखा मैंने, तो इसीलिए मेरे नोट्स में ये अल्टरनेटिंग करंट में आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts high alternating voltage at lower current to high alternating voltage at higher current and vice versa। देखो क्या होता है, अगर किसी रेजिस्टर से आप किसी भी किस्म का करंट पास करते हैं, एसी बोलो डीसी बोलो, हालांकि रेजिस्टर ख़ास तौर से डीसी कंपोनेंट है, मगर किसी रेजिस्टर से आप जब कोई करंट पास करते हैं, मान लो एक करंट इस तरह से पास हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि इसका वोल्टेज हाई होता है रेजिस्टर के अंदर दाखिल होने से पहले, और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वोल्टेज क्या है, लो है। तो भाई वोल्टेज मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, है ना, एनर्जी कैरिड बाय द चार्ज, वो चार्ज जो अपनी एनर्जी लेके जा रहा है वो। तो जब अंदर दाखिल हो रहा था रेजिस्टर के तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, और जब बाहर निकला तो एनर्जी क्या है, कम है। तो बोले भैया यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर आपने एनर्जी कम करने के चक्कर में एनर्जी का बहुत सारा क्या कर दिए, लॉस कर दिए। यहाँ एनर्जी का क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो रेजिस्टर की एक खामी ये है कि रेजिस्टर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे कन्वर्ट करता है, एनर्जी के लॉस को क्रिएट करके, एनर्जी को लूज़ करके वो क्रिएट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये रेजिस्टर की खामी है। दूसरी खामी ये है कि रेजिस्टर सिर्फ हाई को लो कर सकता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर सकता है, वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज नहीं कर सकता। तो अब उसके वजह से उसको रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पर एसी से सर्किट में रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर आया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक गजब का डिवाइस है, ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज भी करता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज भी करता है। ये जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। ये आप अगर साइज़ अगर देखेंगे, कमरे जितना बड़ा भी होता है और नाखून जितने छोटा भी हो जाता है उसका साइज़। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग मोबाइल के एडाप्टर देखते हैं ना, मोबाइल एडाप्टर क्या बोलते हैं, चार्जर, मोबाइल का जो चार्जर होता है, अगर मोबाइल के चार्जर को मैं खोल कर देखूँ अगर, तो उसमें छोटा सा स्क्वायर शेप का आपको नज़र आएगा, क्यूबिकल शेप का एक बॉक्स जैसा कुछ नज़र आएगा, वो ट्रांसफार्मर होता है। इतना सा होता है, बस ये नाखून कितना छोटा होता है वो, तो वो होता है ट्रांसफार्मर। और वहीं अगर आप पावर प्लांट्स में देखेंगे, ये बड़े बड़े कमरे जैसे इतने बड़े बड़े एकदम ट्रांसफार्मर होते हैं। अपने मोहल्ले के आसपास ही ट्रांसफार्मर एक होता है जिसको अपन डीपी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होता है। देखो क्या करता है, जब आपके पास ऐसा होता है कि जब आप वहाँ पर पावर प्लांट में जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप चलो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर डाले, अब आपको उसको दूर कहीं ट्रांसफ़र करना है आपको। अब अगर सपोज़ करो आप जब दूर से पावर प्लांट से, पूरा ये पावर प्लांट से आप अपने घर तक के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके रास्ते में वो काय से गुजरेगा, वो वायर से गुजरेगा, विच विल हैव सर्टेन रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे जब ये इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो यहाँ पर वो जो पावर का जो लॉस होगा वो आप ये फॉर्मूले से देख सकते हैं, I²R, मतलब I²R से आप उसका पावर लॉस देख सकते हैं। अब देखो भाई, मैं ये तो कुछ इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकता। मैंने जो वायर लगा दिया वो लगा दिया, सो लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस मैं कम नहीं कर सकता। मैंने बहुत रिसर्च किया, इससे अच्छा कोई वायर मिल ही नहीं रहा, मगर उसमें फिर भी क्या हो रहा, पावर का लॉस हो रहा है। अब मैं बोलूँगा इतने सारे एरिया को मेरी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, यहाँ पर पावर प्लांट की इतने बड़े अकोला जितने शहर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगी। तो अब अगर सपोज़ करो मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई करंट पे, अगर मैं हाई करंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता हूँ, तो क्या लगता है आपको, क्या बढ़ जाएगा, पावर लॉस बढ़ जाएगा। कि पावर लॉस इज इक्वल्स टू I²R ना, है ना। तो यहाँ पर I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
है ना, और ये पावर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पावर लॉस हो, इवन ये हो जाएगा कि ये वायर्स जल जाएंगे उसमें हीट के कारण। तो भैया ये तो मुश्किल हो जा रहा, अब क्या करें? तो बोले एक काम करो, बोले यहाँ से पास होने वाले वायर का आप वोल्टेज बढ़ा दो, करंट कम रखो। क्या कर दो? वोल्टेज बढ़ा दो, करंट कम रखो। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट को क्या कर रहे हैं? कम रख रहे हैं, अब वो उतना ज़्यादा पावर लॉस नहीं होगा। अब ये हाई वोल्टेज और लो करंट के साथ ये करंट जाएगा, हाई वोल्टेज, हाँ हाई वोल्टेज और लो करंट के साथ ये आपके पास जाएगा। फिर आपका मान लो कि ये घर तक के पहुंचता है, या घर के कम से कम मान लो ये वायर पहुंची कहाँ तक, आपके एग्जैक्ट वहाँ तक तो नहीं पहुंचता, मतलब पहले शहर के बाहर एक सेंटर होता है जहाँ पर वोल्टेज को कम करते हैं, है ना, MIDC जैसे जनरली अपन बोलते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से गुजरता है अपने मोहल्ले तक के आता है। मोहल्ले के अंदर जो वायर्स आते हैं वो 440 वोल्ट के होते हैं, बोलते हैं 440 वोल्ट का झटका लगा तो वो 440 वोल्ट होता है। फिर उसके बाद वो अपने घर तक आता है, तो वो जब घर तक आता है तो ये जो हमारे मोहल्ले का जो DP होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, वो 440 वोल्ट को बनाता है 220 वोल्ट। फिर वो हमारे घर के अंदर एंटर होता है। फिर घर के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग यूजेस के लिए। मान लो मेरा फ्रिज जो है वो 220 पे काम करेगा, चल रहा है, पंखा 220 पे काम कर रहा है तो डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है। मगर वहीं मुझे मोबाइल को चार्ज करना है तो एक छोटा सा एडाप्टर कनेक्टेड होता है, वो शायद मान लो कितना होता है, वो 15 वोल्ट, हाँ 65 वैट बोले तुम, वैट नहीं वोल्ट की बात कर रहा मैं, वैट अलग है वोल्ट अलग होगा। मान लो 15 से 20 वोल्ट का इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 वोल्ट इमेजिन कर लो ऐसे ही, है ना। 15 से 20 वोल्ट के पावर सप्लाई पे वो हमारा मोबाइल आपका चार्ज हो जाएगा। उसको इतनी वोल्टेज की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो इमेजिन करो कि तुमने क्या करे, तुम्हारे को मोबाइल चार्ज करना है, तुमने वो सॉकेट में वायर डाले, तुमको मालूम है ये 2 पिन है, इसको ऐसा लगाया तो बोले चार्ज हो जाता। तुम अगर डायरेक्ट लगा सकते क्या उसको, डायरेक्ट लगा के देखो तो एक बार क्या होता, तो है ना। तो अब ऐसा है कि तुमको लो वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए तुमने क्या करे, चार्जर लगाए। तो ठीक है 15 से 20 वोल्ट का आपने मान लो चार्जर लगाए, वो चार्ज करते रहेगा, उसको करते रहेगा, फिर जब यूज़ होगा आप निकाल लेंगे। तो देखो आपने क्या किए, पहले वोल्टेज को हाई किए, दूर तक ट्रांसफ़र करना था तो वोल्टेज को हाई की। फिर अब जब आपने पास पहुंच गया, अब उसको लो डाउन करे आपने, वोल्टेज को कम 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 करते गए। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप एक खास किस्म के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप। वोल्टेज बढ़ाने को क्या करते हैं, स्टेप अप। और यहाँ पर वोल्टेज कम करने को क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। बोलो भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हाई अल्टरनेटिंग। फिर से बोलो, स्टेप अप क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। आई बात समझ में? चलो ये तो समझ में आ गया, मगर जैसे इसमें और क्या खासियत है, खासियत ये है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में, मैं अगेन क्या बोल रहा हूँ वर्ड, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी पावर का लॉस नहीं होता। ये जब वोल्टेज को लो करता है ना, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर का लॉस नहीं होता। बोले ऐसे कैसे, क्योंकि देखो पावर का फॉर्मूला होता है एक V/I, है ना। जब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली करंट कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, करंट कम हो जाता है। या जब वोल्टेज को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली करंट बढ़ जाता है ना। तो इस सिचुएशन में पावर हमेशा क्या रहता, कांस्टेंट ही रहता। मान लो किसी के पास किसी जगह में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, मान लो ये अडेप्टर में मैंने, मोबाइल के अडेप्टर में मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जब वो 220 से 20 करता है ना, आपको लगा अरे बाप बहुत ज़्यादा हैवी पावर लॉस होता होगा, नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो आपके वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है, तो वो करंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। जिसकी वजह से तुमने क्या देखा कि पावर जैसे कि वैसी ये कांस्टेंट है, पावर में कोई लॉस नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो यहाँ पर पावर के लॉस से हम बच जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने ट्रांसफार्मर की खासियत बताया कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ उसका उल्टा भी कर सकता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। और जब मैंने कहा कि देखो हाई अल्टरनेटिंग, जब वोल्टेज आएगा करंट क्या रहेगा, लोअर लेवल पे रहेगा। और जब वोल्टेज अगर लोअर लेवल पे रहेगा तो करंट क्या रहेगा, हायर लेवल पे रहेगा।
अब ऑन दैट बेसिस मैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आपको बता सकता हूं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, दो कॉइल्स होते हैं। वो याद है म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे अपन ने। ट्रांसफॉर्मर में ऐसे दो कॉइल्स होते हैं, इनको कहा जाता है प्राइमरी कॉइल और इसे कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये क्या कहलाता है, प्राइमरी कॉइल, और ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कम होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी इज लेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, है ना। होता क्या है बेटा, असल में ये वाला जो कॉइल है प्राइमरी कॉइल, ये एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, एसी सोर्स के साथ, एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट होता है। जब ये अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट होगा, अल्टरनेटिंग करंट का नेचर क्या है, वो अपने आप वैल्यू को बार बार क्या करता है, वेरी करते रहता है। करंट को बढ़ाएगा, कम करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा। जब करंट जहाँ जहाँ जाता है वो अपने साथ क्या लेके जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये करंट को बढ़ाएगा, कम करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, कम करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड के विसिनिटी में, उसके आसपास कौन आ जाता है, सेकेंडरी कॉइल, है ना। अब तुमको मालूम है इसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, है ना। अगर एक टर्न है तो सिर्फ एक कॉइल, एक हिस्सा, इतना ही टर्न के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर 2 टर्न है तो पहले के मुकाबले डबल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर 3 टर्न है तो पहले के मुकाबले ट्रिपल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो हम लोग कहेंगे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आप रखेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इस साइड में मिलेगा। तो इसी कारण से क्या किया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कि आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ना, तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाओ इधर, है ना। तो वही बात बोल रहा है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में कम रहेगा और सेकेंडरी में उसके मुकाबले ज़्यादा रहेगा। आई बात समझ में। फिर करंट का क्या होगा कि करंट इन द प्राइमरी विल बी ग्रेटर देन करंट इन द सेकेंड। करंट का खेल तो उल्टा ही चलता है ना। अगर मान लो सेकेंडरी में ईएमएफ ज़्यादा हो गया था पहले के मुकाबले, सेकेंडरी में पहले के मुकाबले ईएमएफ ज़्यादा हो गया था, तो जाहिर बात है करंट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी तो पावर कांस्टेंट रहेगा ना यहाँ पे। तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। बस वाइस वर्सा नहीं लगाने का है। ये क्या करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज को जो कि हायर करंट पे है कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज पे एट लोअर करंट, ठीक है। अब आई बारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अगर मैं देखता हूं तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, अब मैं ये देखता हूं कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है, ज़्यादा है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बेटा, ज़्यादा है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ तो इतने सारे वायर्स है, ये सब के सब अपने आसपास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, मगर मसला क्या है, ये सेकेंडरी कॉइल जो है, कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है ना। ये भले ही बहुत सारे कॉइल इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर रहा होगा, बहुत सारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर रहा होगा, मगर प्रॉब्लम क्या है कि भाई उसको लिंक करने के लिए जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैसे बेटा, कम है, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि यहाँ इतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे देखो भैया इधर जो खेल है ना ऐसा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, जिसके कारण क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, और जिसको मैं कहूँगा कि इंड्यूस्ड करंट इन द प्राइमरी विल बी लेस देन इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी।
आई बात समझ में? ठीक है, ये है हमारा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब सवाल ये उठा कि स्टेप अप जो भी जिस भी टाइप का ट्रांसफार्मर हो, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग उसका। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखो, सबसे पहले लिखना बाद में, ध्यान दो, पहले मैं टाइम दूंगा। पहले एक बेस तैयार किया जाता है, मजबूत सा एक बेस। कैसे तैयार करते हैं? हम पतली पतली आयरन की शीट्स लेते हैं, पतली पतली सॉफ्ट आयरन कोर की शीट्स लेते हैं, उसे लैमिनेट करते हैं। हर एक शीट को क्या किया जाता है? लैमिनेट किया जाता है, और एक के ऊपर एक रख के ऐसा बंडल बनाया जाता है, एक मोटा सा बेस बना लिया जाता है। तो मतलब जो तुम्हारे सामने एक नज़र आ रहा है ऐसा, है ना, 2 डायमेंशनली आप उसको देख रहे हैं, इसके ऊपर कई सारी ऐसी लेयर्स हैं, है ना, आयरन कोर की, सॉफ्ट आयरन कोर से बनी हुई शीट, बहुत सारी क्या है, लेयर्स है। तो भैया ये पतली पतली आयरन की शीट्स है, हर एक शीट को लैमिनेट किया गया है, और एक के ऊपर एक जमा करके आपने क्या किया है, इस तरह से असेंबल किया है। ठीक है, ओके। अब आगे क्या? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यू वांट टू कंस्ट्रक्ट, कि आपको कौन सा ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप बनाना है, स्टेप डाउन बनाना है। जैसे सबसे ज़्यादा आपको धड़ल्ले से जो मिलेगा वो स्टेप डाउन मिलेगा, है ना। हर जगह मार्केट में स्टेप, क्योंकि अपन यहाँ पर स्टेप डाउन ही यूज़ करते हैं ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मान लो मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कुछ वायरों को लपेटा, कॉपर वायर्स को मैंने इस पे लपेटा, कॉपर वायर को मैंने इस इंसुलेटेड फ्रेम के ऊपर ऐसा लपेट दिया, विच है सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ से कुछ कॉपर वायर्स मैं निकालूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टर्न्स है और यहाँ सिर्फ 2 टर्न्स है ऐसा, ओके। ये मेरा सेकेंडरी कॉइल। अब मेरा एसी सोर्स जो है, अल्टरनेटिंग करंट का जो ईएमएफ का जो सोर्स है, मैं यहाँ कनेक्ट करूँ, एसी सोर्स। ये एसी सोर्स को मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, और ये रहेगा मेरा लोड रेजिस्टेंस, ये रहेगा लोड रेजिस्टेंस। कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि लोड रेजिस्टेंस क्या है। लोड रेजिस्टेंस कोई भी किस्म का आउटपुट डिवाइस होता है। अच्छा, तुम्हारे एक बात बताओ मुझे, रेजिस्टेंस क्या करता है? एनर्जी लेता है, उसे लूज करता है, और लो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, एक बात बता, एक सादा सा लाइट बल्ब क्या करता है? लाइट बल्ब क्या करता है? तुमने देखे कई बार लाइट बल्ब के रेजिस्टेंस के लिए मैं आर का इस्तेमाल करता, कई बार लाइट बल्ब को मैं रेजिस्टेंस ही बोल देता, उसके लाइट बल्ब के रेजिस्टेंस को कैपिटल आर बोलता। क्यों ऐसा? वो भी वही केम करता, एनर्जी लेता, उसे लूज़ करता, बची कुचा माल, ठंडा माल जो है एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी वो वापस करता। देखो, आपके जो भी सॉकेट में होते हैं 2 किस्म के वायर्स होते हैं, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर, है ना। लाइव वायर, ये जो सॉकेट्स होते हैं ना, ये जो पिन है, अब तुम टेस्टर लेते होंगे, टेस्टर मालूम होगा ना। हाँ, आ जाओ, चलो। 2 ही लोग थे कि और थे? 2 ही थे ना। चलो, अब बंद कर दो उसको, लगा दो बोर्ड को, बोर्ड लगा दो बेटा। नहीं, इधर आगे बैठो आप लोग, वो उधर मत करो, रास्ते में नहीं। बोर्ड लगाइए, दरवाज़ा तो बंद करो बेटा। महान है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा लाइट बल्ब करता क्या है, एनर्जी यूज़ करता और बची कुची एनर्जी को बाहर फेंक देता।
और मैं बोल रहा था लाइव वायर न्यूट्रल वायर के बारे में। अगर आप टेस्टर लेंगे, टेस्टर होता है ना अपना, अगर तुम ये सॉकेट से अपने एक इसमें सॉकेट में डालते लाइट नहीं जलती, मगर दूसरे सॉकेट में ऐसे आप डालते हैं टेस्टर को तो लाइट जल जाती है ना। आप ऐसा उंगली लगाना पड़ता है आपको, तो आप देखते लाइट जल गई इसके अंदर, है ना। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइव वायर है, यहाँ से एकदम हाईली एनर्जेटिक चार्जेस आ रहे हैं। ये न्यूट्रल, ये वापस जाने का रास्ता ही है ना। ये यहाँ से अपना क्या है, बचा कुचा माल इधर जाएगा, है ना। ह्यूमन जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ ऐसे ही बना होगा, है ना। यहाँ से आपका जा रहा पेट से जो भी है जैसा खाना जा रहा उसे यूटिलाइज कर रहे, फिर इंटेस्टाइन के थ्रू उसको बाद में एग्जिट कर देते हैं आपको। तो बस वैसे ही मामला यहाँ पर भी हो जा रहा सिचुएशन। यहाँ पे हर एक डिवाइस, चलो मान लो टीवी लगा दे रहे आप, तो टीवी भी क्या करता है, दो पिन तो लगते ही ना, दो बहुत ज़्यादा तीन पिन, तीसरी पिन काय की रहती है, अर्थिंग की रहती है वो। मगर अपन तो भाई मस्त उसको बिना तीसरी पिन के भी चला लेते कई सारी चीज़ें। अपन प्रेस भी चला लेते उसके ऊपर, जो कि बहुत ही हानिकारक, मैं खुद चला रहा अभी, है ना। तो अभी क्या है कि वो प्रेस भी अपन चला ले रहे, बहुत डेंजरस चीज़ है हालांकि, है ना। मगर अपनी मेंटेलिटी बन चुकी यार, अपन नहीं सुधरने वाले काय के लिए इतना। तो खैर अपने को मालूम है वो हालांकि हानिकारक है, बहुत डेंजर है ना। अगर उसमें करंट आ गया, गलती से हाथ मैंने टच कर दिया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे बिल्कुल, है ना, बहुत ही डेंजर मामला हो जाएगा। तो अर्थिंग पिन लगाना जरूरी रहता। तो अब भाई ये तो इंशाल्लाह कौन बोल रहा था वो? नहीं रे बाबा, ऐसा मत करो भाई। खैर वापस आओ। अब बमन क्या बोल रहे कि यहाँ से एक से क्या होता, करंट आता, चार्जेस आते, हाईली पॉजिटिव चार्जेस, एनर्जेटिक चार्जेस आते, और फिर उसमें क्या होता, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती और बचा कुछ माल वापस होता। तो हर डिवाइस क्या कर रहा है, एनर्जी का यूज कर रहा है। सादे रेजिस्टर ने एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया था एनवायरनमेंट में, है ना। बल्ब ने क्या करा, उसी एनर्जी को यूज किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट। टीवी ने क्या किया, उसी एनर्जी को यूज किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड, है ना। हर कोई अलग अलग तरह से वो एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक किस्म का क्या है, रेजिस्टर है। तो अब यहाँ पर ये बताने के लिए कि यहाँ कोई तो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड है, हो सकता है बल्ब है, हो सकता है टीवी है, हो सकता है रेफ्रिजरेटर है, अब कुछ भी हो सकता है ना। तो उस चीज़ को बताने के लिए कॉमन नोशन दिया गया, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये कोई तो भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये कोई तो भी एक आउटपुट जो भी सर्किट है, कुछ तो भी आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको हो गया, कहते हैं हम लोड रेजिस्टेंस। अब जैसे कि अब आपने ये अरेंजमेंट कर डाले, आपने पतली पतली आयरन शीट्स लिए, लैमिनेट किए, एक के ऊपर एक करके बंडल बना लिए, कॉपर वायर्स को दे दिए। अगर स्टेप डाउन बनाना है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होना चाहिए, है ना। यहाँ एसी सोर्स, यहाँ लोड रेजिस्टेंस। अब ये ऊपर के रीजन को मैं एक पूरा इंसुलेट करता हूँ प्लास्टिक के टेप से। कोई भी प्लास्टिक का टेप जो रहेगा, जैसे उससे हम लोग उसको इंसुलेट कर देते हैं पूरा, ताकि यहाँ से एनर्जी का लॉस ना हो सके। ये कैसे, थोड़ा जब हम लोग लॉसेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो ठीक है भाई, मान लो इतना सब कुछ हो गया। अब आगे क्या, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा, यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा थ्रू द प्राइमरी वायर्स। थ्रू द प्राइमरी वायर्स क्या फ्लो होगा बेटा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। जब प्राइमरी वायर्स से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो जाएगा वो कहाँ तक के जाएगा, सेकेंडरी कॉइल, है ना। और सेकेंडरी कॉइल में क्या जब डेवलप हो जाएगा, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। हालांकि वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का असर खुद प्राइमरी कॉइल पे भी होता है, सेल्फ इंडक्टेंस याद है ना, और इस पे भी होता है, मगर हमारा तो मेन ये है ना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अब नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से यहाँ ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं हो पाता। तो लो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसको मिलता है, लोड रेजिस्टेंस को। और लोड रेजिस्टेंस उस ईएमएफ का इस्तेमाल करता है ना। जैसे जो भी आपको, मतलब मान लो मेरे मोबाइल के चार्जर को ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए था, 15 वोल्ट ही चाहिए था, तो भाई ये 15 वोल्ट का वो यूज़ करेगा, मेरे मोबाइल को चार्ज करेगा सेफली। अगर मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया होता तो भाई मेरा मोबाइल फट गया होता, है ना। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग होता है। अब थोड़ा बहुत हमको जो देखना है, वर्किंग प्रिंसिपल देखना है ना। बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ, अगर मैं फैराडेज लॉ की बात करूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
और फिर मैं कहूँगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी नरे इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कहाँ से आया? प्राइमरी में जो पैदा हो रहा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके वजह से। अब ऐसा है कि ठीक है चलो मान लिया, अब मैं अगर इसका रेशियो ले लूँ, है ना, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, ई एस अपॉन ई पी अगर कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा? एन एस अपॉन एन पी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं के से रिप्रेजेंट करूँगा, जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। जिसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्या कहा जाता है बेटा से? ट्रांसफॉर्मर रेशियो, है ना, के से रिप्रेजेंट करूँगा। ये बात याद रखना है आपको, स्टेप अप के लिए के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। स्टेप अप के लिए के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, यानी कि एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई पी, है ना, ये भी क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो ई एस विल बी ग्रेटर देन ई पी और एन एस विल बी ग्रेटर देन एन पी। तो सिंपली ये बात समझ में आ जा रही है साफ साफ कि अगर आपको सेकेंडरी में ई एम एफ ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। आया बात समझ में आपको ये? वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 से छोटा है, के इज़ लेस देन 1, यानी कि एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई पी लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई एस अपॉन इज लेस देन ई पी, है ना, ई पी को उधर ट्रांसफ़र करेंगे इधर, ई एस इज लेस देन ई पी और एन एस इज लेस देन एन पी। आई बात समझ में आपको, है ना? तो इस तरह से हम लोग को ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बारे में पता चला और हमें इस तरह से मैथमेटिकली प्रूवन हुआ कि अगर आपको सेकेंडरी में ई एम एफ ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा लगेगा, अगर सेकेंडरी में ई एम एफ कम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स कम लगेगा। ठीक है। और फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, देखो भाई मैं बात कर रहा हूँ आइडियल, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम क्या बोलते हैं? इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इनपुट पावर हमेशा आउटपुट पावर के बराबर होता है, यानी कि ई पी इंटू आई पी इज इक्वल्स टू ई एस इंटू आई एस। इनपुट बोले तो कौन है? प्राइमरी है ना, आउटपुट में कौन है उसके? सेकेंडरी है। तो ई पी इंटू आई पी इज इक्वल्स टू ई एस इंटू आई एस, या जिसको आप सिंपली कह सकते हैं ई इंटू आई हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट। तो मैं बोलूँगा ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तुमको कुछ समझ में आया? यहाँ ई एम एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो ओम्स लॉ में क्या होता था? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ क्या बोल दिया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो it does not follow Ohm's law. It does not follow Ohm's law. आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि ये Ohm's law को फॉलो नहीं करता। चलो लिख लो ये पूरा। चलो ध्यान दो इधर। फिर आएगा अपना एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अरे नालायको इधर ध्यान दो। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? एबिलिटी। हमने कहा कि भैया देखो ट्रांसफॉर्मर इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि जितना आप इनपुट में देते हो ना, वो पूरा का पूरा तुमको आउटपुट में पूरा सूद समेत तो नहीं, एज इट इज़ वापस कर देता है ना। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे को EMI का लेक्चर लिया और मैंने 100 क्वेश्चंस पढ़ा दिया तुम्हारे को अच्छे से, मतलब भैया देखो ये 100 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आते चाहिए, है ना। उसमें से ऐसे है कि 50 क्वेश्चन एज इट इज़, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे 50 क्वेश्चन एज इट इज़ नीट में आ गए। इमेजिन कर लो 50 क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आ गए, है कि नहीं? जिसमें से अगर किसी बंदे ने मान लो 50 में से 50 कर लिया करेक्ट, तो भैया उसकी एबिलिटी जो है 100% है। मतलब जितना उसका पढ़ाया जा रहा है वो 100% क्या कर ले रहा है, उसको एब्जॉर्ब करके एग्जीक्यूट कर ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी 100% है ना। किसी बंदे को मैंने पढ़ाया पूरे 50 क्वेश्चन का,
है ना, मतलब 180 मार्क का। उसने सॉल्व किया भैया 25 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, है ना, तो भाई मैं बोलूँगा उसकी एबिलिटी कितनी होंगी, 50% है कि नहीं। किसी ने तो भाई 45 मार्क की स्कोर कार्ड डाला, तो उसकी एबिलिटी क्या है, 25% है कि नहीं। और किसी ने अगर मान लो कि भैया 180 सॉरी कितने क्वेश्चन थे, 50 ना, मान लो 5 ही क्वेश्चन सही किया उसने, उसकी एबिलिटी क्या है, 10%। तो वो क्या होता कि आपको एक सर्टेन इनपुट दिया जाता, आप उसमें से आउटपुट कितना निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। यहाँ इनपुट में आपको एक पावर दे रहे हैं, और आइडियल ट्रांसफार्मर तो क्या बोलता है अब ना, ये तो क्या है जैसे नेताओं के जैसा हमेशा क्या बोलता कि हाँ हम पूरा डिलीवर करेंगे ना, वादा तो करता हो कि हाँ भाई हम आपको ये हमारे को आने दो, बस चुन के आने दो, हमको पूरा हथेली में चांद दिखा देंगे, है ना। वो हथेली मिट्टी भी नहीं दिखाते फिर बाद में, वो अलग बात है। तो भैया इधर ध्यान दो ज़रा, तो इनपुट में आप जो पावर दे रहे हैं अगर वो आउटपुट में एज इट इज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपन बोलते हैं एफिशिएंसी 100% है। मगर ऐसा होता नहीं है। मैंने शुरू में बोला आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, आइडियल सिर्फ बोलने की बात है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं। तो हम लोग देखते हैं ये बात कि जब पावर सप्लाई देते हैं, जिसको पावर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब पावर होता है, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी का यानी कि पावर का लॉस होते रहता है। और जितना पावर आपने इनपुट में दिया था एग्जैक्ट उतना ही पावर आउटपुट में नहीं मिलता। मगर जब आप ये कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, जब आप इसे चीज़ को कंपेयर करते हैं तो बेटा इसी को कहा जाता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है इसे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आउटपुट पावर का मतलब क्या होता है, ES इंटू IS अपॉन EP इंटू IP। अगर परसेंटेज में चाहिए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई मत करो, जो भी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, है ना। 1 का मतलब होता है 100%। अगर मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, है ना, जैसे अपन फ्रैक्शन बोले तो क्या आधा है, 1/4 है, 3/4 है, अपन बोलते हैं ना ऐसा, 1/3 है, 2/3 है। मैं बोलूँगा देख भाई इतनी तुमने एनर्जी सप्लाई की, उसकी कितनी एनर्जी तुमको मिली, आप बोलेंगे सर बाहर तो सिर्फ 2/3 आई, इसका मतलब 1/3 का क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई हमको तो आउटपुट में 3/4 मिली, मतलब 1/4 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर मैं बोलूँ 1 एज इट इज़ आ गई, इसका मतलब 100% तुम्हारे को मिल गई। तो एफिशिएंसी को बताने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है परसेंटेज में और एक होता है फ्रैक्शन में, है ना। अगर सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे अगर आप करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब हमने कहा कि ठीक है, तुमने कहा कि पावर का यहाँ लॉस होता है, तुम बोल रहे ना यहाँ पावर का लॉस होता है, तो कैसे होता है। तो अगला टॉपिक जो है वो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। देखो मैं सिर्फ इसकी लिस्ट बना के दे रहा हूँ, डिटेल मैंने नोट्स में लिख कर दे दिया है, मैं तो सिर्फ इसके हेडिंग यानी टाइटल की लिस्ट बनाकर दे रहा हूँ अभी। जैसे हमारे सामने कौन कौन से लॉसेस आते हैं, एक आता है कॉपर लॉस, एक आता है कॉपर लॉस, एक आता है आयरन लॉस, एक आता है हिस्टेरेसिस लॉस, एक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, और एक है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस। तो 5 किस्म के लॉस हम देखते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस बोले क्या लिख रहे सर, समझ में नहीं आ रहा। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस और मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन लॉस। तो ये 5 किस्म के लॉसेस हम लोग देखते हैं। ये 5 चीज़ों से बोले लॉस होता है। बोले कैसे, देखो अभी हम बात करेंगे कॉपर लॉस की। देखो ये जो वायर लपेटा गया है, ये कौन सा वायर है, कॉपर। कॉपर सबसे अच्छा वायर माना जाता है। तो भाई दुनिया के सबसे अच्छे सबसे अच्छे वायर ही क्यों ना हो, मगर हर वायर क्या करता है, कहीं ना कहीं करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी हर वायर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही क्या होता है,
रेजिस्टेंस होता है, हाँ या ना, है ना। तो जब ये आपका AC सोर्स में से जो करंट इस वायर में से जाएगा, उस वायर से मैं जाते वक्त उसको क्या फील होगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जहाँ आया वहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जिसके कारण मैं क्या देखूंगा कि यहाँ इन कॉपर वायर में से हीट बाहर निकल रही है, और हीट यानी एनर्जी का लॉस होना, और एनर्जी का लॉस होना मतलब पावर का लॉस होना। ये जो आपने AC सोर्स पे पावर सप्लाई दिए थे, हम सोचे थे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी इसके साथ लिंक होगी, फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पूरा इसको एज इट इज सप्लाई की जाएगी, ऐसा हमने सोचे थे। मगर ऐसा हुआ नहीं। पहला लॉस तो यही हो गया कि जो वायर उस करंट को लेके जा रहा था, हर वायर क्या होता है, कहीं ना कहीं करंट के रास्ते में क्या करता है, रुकावटें पैदा करता है। तो ये भी करंट के रास्ते में रुकावटें पैदा करेगा, तो यहां पर भी एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये पहला लॉस जो हुआ कॉपर वायर की वजह से, वो हुआ कॉपर लॉस। अब आई बारी आयरन लॉस। आयरन लॉस जाहिर बात है कोई ऐसी चीज की वजह से हो रहा होगा जो आयरन से बनी होगी। बता सकते कौन सी चीज थी लोहे से बनी हुई यहाँ पर? शीट्स याद है, सॉफ्ट आयरन कोर, पतली पतली शीट्स। अब तुम सोचे भैया आप एक साथ एक बड़ा बंडल क्यों नहीं बना दिए, डायरेक्ट लोहे का फ्रेम बना के तुमने क्यों नहीं चिपका दिया इसको, तुमने पतली पतली शीट्स क्यों कर डाले? देख भाई क्या मसला होता था, है ना। क्योंकि अगर मैं बड़ा सा लोहा का फ्रेम ऐसा मोटा सा बनाता और उसको सिर्फ एक पतली सी शीट से अगर मैं उसको कवर करता, तो भैया मामला ये होता कि उसमें बहुत ज़्यादा एडी करंट जनरेट हो जाता था। एडी करंट पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, EMI चैप्टर में पढ़े हो ना एडी करंट। अब ऐसा है कि देखो ये अल्टरनेटिंग करंट जब जाता, बदलता हुआ करंट जब इसमें से जाता, तो भाई हम चाहते हैं ये बदलता हुआ करंट, अरे यार सुनो रे भाई, हम क्या चाहते हैं, ये बदलता हुआ करंट क्या पैदा करे, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड। और वो बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी किस पे असर डाले, सेकेंडरी कॉइल पर, है ना। ये पूरी की पूरी किसके साथ लिंक होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल पर। मगर क्या है, ये जो फ्रेम है ना, ये भी तो भैया है वहाँ पर मौजूद, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इस पर तो असर करेगी ना। इसीलिए उसे अवॉइड करने के लिए अपन उसको क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं, है ना। लैमिनेशन यानी उसे पूरा करा जाता है, इंसुलेट किया जाता है, ताकि भैया इंसुलेट इसलिए किया जाता है ताकि यह बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड अंदर तक ना पहुँच पाए। मगर एक पतली सी शीट उस मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाने से रोक नहीं पाती। तो इसलिए क्या काम करो, कई सारे पतले पतले शीट्स करो। पतली सी शीट मतलब इंसुलेशन की पतली सी शीट, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड को रोक नहीं पाती। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे छोटे पीसेस करते हैं, पतले पतले शीट्स बनाते, हर एक शीट को लैमिनेट करते, है ना। उसके हर एक हिस्से को क्या करते हैं, फ्रेम के लैमिनेट करके एक बड़ा बंडल बनाते हैं, जिसके वजह से पहले के मुकाबले कम मैग्नेटिक फील्ड जा पाती है। मगर फिर भी जाती तो है ही, एडी करंट पैदा तो होता है ही। ऊपर मेरे जूते को मत देख, इधर देख, तेरा घर जाएगा इसमें। तो भैया क्या बोल रहा था रे, हाँ, एक एक शीट को अपन लैमिनेट करते और उससे बंडल अप करते, ताकि कम से कम मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो सके और कम से कम एडी करंट पैदा हो सके। मगर हर हाल में फिर भी एडी करंट तो पैदा होता ही है, वहां पर फिर यहाँ पर आयरन का लॉस होता है इस तरह से। और दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस, है ना, लॉस ड्यू टू रैपिड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अच्छा एक बात बता, इमेजिन कर भैया तुम जिम जा रहा है, अमर जिम जाता क्या तू? तेरी बॉडी से तो लग रहा है तू जाता होगा। अब देख भाई, अगर कोई एक वेट है, अरे इधर ही ध्यान नहीं दे रहा है तू। अगर एक वेट है आपके हाथ में और मैं बोल रहा उसको ऐसा उठा के रखो, ओके, मैं इसको ऐसा उठा के रख रहा हूँ, मैं 1 मिनट तक उसको ऐसा उठा के रख रहा हूँ। इन दैट सिचुएशन मेरी कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, और अब मैं उसको इस तरह से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और इस सिचुएशन में भी एनर्जी का लॉस हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किस स्टेट में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, सेकेंड सिचुएशन में या फिर फर्स्ट सिचुएशन में? सेकेंड। मतलब आप जब चेंजेस लाते हो तो उसमें एनर्जी का लॉस कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो वहीं यहाँ पर अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बड़ा रखने से क्या होता है, लॉस मतलब इतनी एनर्जी का लॉस नहीं होगा,
मगर ये बार बार जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इसमें जो एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू रैपिड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, देखो ये जो कॉइल, प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, सॉरी, इधर सामने जा रहा है, पीछे जा रहा है, इधर साइड भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है ना। मतलब ये कॉइल ऐसा लपेटा हुआ है ना, ऊपर नहीं आता, मगर ऐसा 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 हो रहा। अपना सेकेंडरी कॉइल कहाँ है? यहाँ है कि नहीं? तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा उसमें से सिर्फ 1/3 अमाउंट, सॉरी 1/4 अमाउंट इसके साथ लिंक होगा। तो मैं तो चाहता कि भाई ये पूरा का पूरा इसके साथ लिंक हो, बाहर एनवायरनमेंट में जरा सा भी मैग्नेटिक फील्ड एस्केप ना हो पाए। इसीलिए क्या करते बेटा, उसको अपन पूरा का पूरा इंसुलेट करते हैं, पूरा चारों तरफ से इसको प्लास्टिक टेप से लपेट देते हैं। क्यों लपेटते? ताकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही वो बाहर इधर उधर जा ही ना पाए, पूरी की पूरी इधर लिंक हो जाए। मगर तुम कितनी भी प्लास्टिक टेप लपेटो, है ना, लॉस तो होना ही है। और इस तरह से जो लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। फिर एक आता है आखिरी, जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। दिस लॉस इज ड्यू टू हमिंग साउंड ऑफ द, हमिंग साउंड, भौरा भौरा आता है ना, भौरा है ना, उसकी आवाज़ जो आती है वाइब्रेशन, वो, तो उसको बोलते हैं हमिंग साउंड। अभी देखो आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, मगर तुम इमेजिन करो जब तुम पहले कोई भी डिवाइस चालू करते थे, इवन टीवी भी चालू करते थे, हल्की सी साउंड आती थी अंदर मशीन में से, है ना, हल्का करके आवाज़ आती था, वो रहता था आवाज़ ट्रांसफार्मर का। असल में होता क्या है कि जब वो ट्रांसफार्मर है ना, उसमें अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये अल्टरनेटिंग नेचर की वजह से उसके प्लेट्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं ट्रांसफार्मर के। अब जब प्लेट्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जनरेट करते हैं। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी आई कहीं से, साउंड आया मतलब एनर्जी आई, वो कहाँ से आया? तो ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से आया। तो ये इस तरह से 5 किस्म के लॉसेस हम लोग देखते हैं। दीज आर द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में? तो थेरोटिकली स्पीकिंग ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पूरा हुआ यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। ये लिखना है, लिख लीजिए फटाफट। 2 मिनट रुक जाता हूँ मैं, 1 ही मिनट रुकूँगा। चलो रे, इधर ध्यान दो। लिखो पहला प्रॉब्लम। A transformer converts, अरे सुन नहीं रहे क्या तुम लोग? मौलाना मुझे ना कॉल आना। A transformer converts 200 volt AC to 50 volt AC. किससे तमाशा किया अभी कुछ? हाँ, अगर लेवल नहीं है ना क्लास में बैठने की तो बैठा मत करो। द सेकेंडरी हैज 50 turns and load across it draws 300 milliampere. Calculate. First, the number of turns in primary. The number of turns in primary. Second, the current in primary. Third, the power consumed. The power consumed. 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करके देने की हैं। क्या क्या दिया है? सबसे पहले ये बताया गया है, एक ट्रांसफार्मर है
जो 200 वोल्ट AC को 50 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है, यानी इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी इज़ 200 वोल्ट एंड दैट इन सेकेंडरी इज़ 50 वोल्ट. द सेकेंडरी हैज़ 50 टर्न्स. सेकेंडरी में 50 टर्न्स है और लोड अक्रॉस इट ड्रॉस 300 मिली एम्पियर. लोड रेजिस्टेंस किसको कनेक्टेड होता है, प्राइमरी को कि सेकेंडरी को? सेकेंडरी को. तो सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट निकाल रहा है वो? 300 मिली एम्पियर, यानी कि 0.3 एम्पियर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी. पहली चीज़ ये कैलकुलेट करना है आपको. दूसरी करंट इन द प्राइमरी और पावर कंज्यूम्ड. बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना. जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर. तो EP IP इज इक्वल्स टू ES IS. EP कितना है? 200. IP निकालना है. ES कितना है? 50. और IS कितना है? 300 या 0.3 पकड़ लो. 0.3. अच्छा, पहले नंबर ऑफ टर्न्स निकालना था. चलो जान दो. हाँ, अब आगे क्या कितना हो रहा फिर? ये IP इज इक्वल्स टू 15/200. तो ये कितना हो जाएगा फिर बेटा? 15/2 यानी कि 0.75 या चल 7.5 इंटू 10⁻⁻². 7.5 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर्स, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 75 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 75 मिली एम्पियर्स. ये आ गया IP की वैल्यू. और अब नंबर ऑफ टर्न्स को लेके अगर मैं बात करूँ, NS/NP इज इक्वल्स टू ES/EP. तो NS कितना है बेटा? 50. NP निकालना है. ES कितना है बेटा? 50. और EP कितना है बेटा? 200. कटा कटा, देयरफॉर NP इज इक्वल्स टू हाउ मैनी? 200 टर्न्स. ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स. अब पावर कंज्यूम मतलब इनपुट पावर है ना. पावर कंज्यूम्ड जो बोलेंगे इनपुट पावर, तो वो क्या रहेगा? EP इंटू IP. EP कितना बेटा? 200. और 200 मल्टीप्लाई बाय, है ना, ये मत डालो, ये डालो ना, 15/200 डालो ना. अरे इसके रिवर्स में जाके देखो ना तुम क्या आ रहा, 15/200 आ रहा ना ये. तो अगर मैं EP की वैल्यू डालूँ 200, IP की वैल्यू डालूंगा मैं 15/200, क्या आएगा? 15 वाट नहीं आ जाएगा? है कि नहीं? तो दिमाग का इस्तेमाल करो. ये क्यों डाल रहे हैं? इधर का डालो ना, कैलकुलेशन आसान जाएगा तुम्हारे कुछ. नेक्स्ट, the primary of a transformer has 40 turns and works on 100 volt and 100 watt. Find the number of turns in the secondary. Find the number of turns in the secondary to step up
voltage to 400 volt, full stop. Also calculate the current in the secondary. Also calculate the current in the secondary and the primary चलिए, प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ 40 टर्न्स. क्या दिया बेटा आपको? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर 40 टर्न्स. और एंड वर्क्स ऑन 100 वोल्ट. मतलब अगर ट्रांसफार्मर तुम 100 वोल्ट दोगे तो काम करेगा. और वो कहाँ देते सप्लाई? अपन प्राइमरी में. मतलब ये प्राइमरी की बात कर रहा है. और ईपी की वैल्यू आ गई फिर 100 वोल्ट एंड 100 वैट, यानी इनपुट पावर अगेन. तो इनपुट पावर 100 वैट. फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी तुमको पता लगाना है टू स्टेप अप द वोल्टेज टू 400 वोल्ट. तो 400 वोल्ट आपको रेज करना है, तो उसके लिए कितना लगेगा? ऑल्सो कैलकुलेट द करंट इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. करंट इन प्राइमरी एंड करंट इन सेकेंडरी आपको दोनों कैलकुलेट करना है. वेल दैट्स वेरी इजी. सबसे पहले तो आपको एन एस निकालना है. तुम्हारे पास ई एस है, ई पी है, एन है ना, वो आप ट्रांसफॉर्मर रेशियो ले लो. सिंस ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी. ई एस कितना है बेटा अपने पास? 400. ई पी कितना है? 100. एन एस निकालना है. एन पी कितना आएगा? 40. ये 2 0 कटे, 2 0 कटे, ये 4 × 40 160. 160 टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. ये पहला जवाब आ गया. दूसरा आई पी पूछा हुआ है ना. अब देखो इनपुट पावर है तुम्हारे पास, तो सिंस इनपुट पावर इज इक्वल्स टू ई पी इंटू आई पी. ई पी कितना बेटा अपना? 100. और इनपुट पावर कितना है बेटा? वो भी 100 ही है. तो आई पी यहीं से निकल जाता. आई पी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. आई पी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. क्या हो गया फरजान? अब इसके बाद आई एस निकालना है. आई एस कैसे निकालेंगे बेटा? आई एस है, आप देखो बहुत तरीके, ई एस, आई एस, ई पी, आई पी करो, या फिर सिंपली आपको मालूम है कि आपका जो इनपुट पावर रहेगा वही आपका आउटपुट पावर रहेगा, है ना. इसको मैं ई एस इंटू आई एस बोल सकता हूँ. तो इनपुट पावर कितना था? 100. तो आउटपुट पावर भी क्या होगा? 100. ई एस कितना है? 400 इंटू आई एस. आई 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर, यानी जाने के 250 मिली एम्पियर बोल सकता हूँ मैं इसको. ये हो गया आपका सारा जवाब. Next, the power transmission line feeds
input power at 2300 volt to a step down transformer with its primary windings having 4000 tons. Full stop. What should be the number of tons in the secondary in order to get output power at 230 वोल्ट. चलिए the power transmission line feeds input power at 2300 वोल्ट. तो मतलब ये आपका क्या है बेटा, प्राइमरी का वोल्टेज है. इनपुट वोल्टेज दिया ना उसने आपको, नहीं सर पावर दिया. अरे देखो भाई, इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, यानी इनपुट पावर मिलेगा कब, जब इनपुट वोल्टेज कितना होगा 2300 वोल्ट, यानी ईपी भी दिया हुआ है आपको. और हमेशा मैं क्या बोलता, किससे पहचानो, यूनिट से पहचानो. टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 4000. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt? बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का. ये स्टेट बोर्ड, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP. 230 नहीं, NS अपॉन NP कितना है, 4000. वनजा टेंजा, NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 400 टन्स. NS इज इक्वल टू 400 टन्स. आई थिंक ये NCERT का स्ट्रेस है. चलो छोड़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये वाला को जरा सॉल्व करिए, दिखाइए आप.
comma the water pressure head is at a height of 300 meters and water flow available is 100 meter cube per second. If the turbine generator is 60% efficient, comma, estimate the electric power available from the plant. Small g is equals to 9.8 meter per second square. चलिए ट्राई करो ये. चलिए, तो जैसे कि यहाँ दिया गया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है. क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में? ऊंचाई से पानी गिरता है टरबाइंस पे. टरबाइंस पंखे जैसे होते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं उसके अंदर, और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है वहाँ पे. तो उसने बोला कि एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 60%. अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और हमसे आउटपुट पावर ही पूछा ना. तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा फिर? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय इनपुट पावर. 60% मतलब 60/100. अब देखो इधर ध्यान दो रे, इनपुट पावर क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क अपॉन टाइम होता है ना. तो आउटपुट पावर 6/10, वर्क डन क्या होगा? mgh/t. 6/10 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू gh/t. अब पानी गिर रहा था, पानी की डेंसिटी आप जानते है ना, 1000. तो 6/10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये आपको दिया हुआ है 100. जी की वैल्यू 9.8. एच कितना दिया हुआ है? देखो फिर क्या था, कैलकुलेशन करो. 1 10⁻6 वैट, मतलब 176.4 मेगावाट. 176.4 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. ओके हाँ, सॉरी, एफ इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वेलोसिटी. हाँ वही चाहेगा, फोर्स कांस्टेंट रहता है वहाँ पर. हाँ चलेगा वो भी. और ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट 140 वैट टू 24 लैम्प. मतलब ये आउटपुट डिवाइस की बात चल रही है ना, लोड रेजिस्टेंस की. तो ट्रांसफार्मर है जिसका इस्तेमाल होता है एक लैम्प को जलाने के लिए. वो लैम्प का पावर जो है 140 वैट होता है, और उसका जो वोल्टेज आपको दिया गया है 24 वोल्ट दिया है. फ्रॉम अ 240 वोल्ट AC मेन्स सप्लाई. मतलब मेन सप्लाई का जो प्राइमरी का वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया गया है 240 वोल्ट. इफ़ द करंट इन द मेन्स, मतलब वो प्राइमरी का करंट आपको जो दिया गया है
0.7 एम्पियर्स दिया गया है। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा गया आपसे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इस बार आउटपुट पावर तो ऑलरेडी रेडीमेड बना बनाया तुमको मिला हुआ है ना। हाँ, तुमको इनपुट पावर के लिए आपको करना पड़ेगा EP इंटू IP। अब आउटपुट पावर कितना बेटा 140, ये कितना है 240 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो फिर ये हो जाएगा 140 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 20 ज़ा 20 अपॉन 24 यानी कि 10 अपॉन 14 कितना होगा रे भाई 5/7। हाँ परसेंटेज में चाहिए तो 100 यानी 500 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा, हाँ 10 अपॉन 12, सॉरी 5/6। $83.33 यानी कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, दिस मच इज इनफ। एक आध क्वेश्चन और है उसमें नोट्स पे देख के कर लेना आप लोग ने।